नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग सेज नंबर जो है 17 लेकर के आ चुके हैं, जो कब पूछा गया है कि 23 दिसंबर 2021 का जो है ये पूछा गया प्रश्न है, जिसमें से सीडीपी हम जो है पहले करेंगे सीडीपी, उसके बाद जो है एसएसटी का भी वीडियो आएगा। ठीक है, इसमें से सीडीपी में जो है 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को यानी कि इस सेट को पूरा कर लेते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक का जितने भी सेट जो यानी बना हुआ है यानी पूछा गया है उसको पूरा कर लेते तो आपको 25 प्लस जो है एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है। 25 प्लस क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पूरा कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके, वो भी उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, और पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सीडीपी का है। पहला क्वेश्चन भाग 1 से सीडीपी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, ये विकास के बारे में बताया गया कि विकास जो है लंबवत अक्ष की ओर जो है आगे यानी दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? समीपस्थ का कहलाता है, अंतर संबंधी या शीर्षगामी या निरंतर कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये शीर्षगामी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो शीर्षगामी। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो शीर्षगामी कहलाएगा। ठीक है, और शीर्ष से पैर की तरफ जाएगा तो इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ। ठीक है, दूरस्थ का कहा जाता है। ठीक है, समीप से दूर ये कहलाएगा तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा में दिया गया कि समकालीन सिद्धांतकार बचपन को डैश मानते हैं। समकालीन जो सिद्धांतकार जो है बचपन को क्या मानते हैं? ए में दिया गया कि एक सामाजिक संरचना, बी में दिया गया कि सभी संस्कृतियों में पवित्र काल, और सी में यानी तीसरा में दिया गया है कि बहुत अधिक तनाव और दुश्चिंता का काल, और डी में दिया गया है यानी चौथा में दिया गया किशोरावस्था तक का विकास का काल। ठीक है, बचपन को कौन सा काल माना जाता है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा में दिया गया कि प्रगतिशील कक्षा हो डैश करती है। प्रगतिशील कक्षा में जो है कैसा करती है? विविधताओं का सम्मान। दूसरा दिया गया व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा। तीसरा दिया मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल। चौथा में दिया गया कि योग्यता आधारित सुनिश्चित समूह का प्रोत्साहन, समूहीकरण का प्रोत्साहन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करना चाहिए? यहाँ पर अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या यहाँ पर करना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है जो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया गया। शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? ए में दिया गया यानी पहला में दिया गया कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका पुरस्कार और दंड। यहाँ पर पुरस्कार और दंड की बताया तो ये नहीं होगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। और तीसरा दिया गया अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है। और चौथा में दिया गया कि अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन 4 का हो जाएगा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 4 का जो हो जाएगा यानी कौन सा जो बुनियादी मान्यता क्या है? ठीक है, बुनियादी मान्यता क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन चौथा यानी अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पाँचवा में दिया गया कि पाँचवा में क्या दिया गया है कि पाँचवा में दिया गया डैश और डैश समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। कौन सा जो है समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? तो पहला क्या होता है? पहला परिवार होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा विद्यालय होता है या जनसंचार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन
दूसरा सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी पहला ऑप्शन दूसरा से, यानी परिवार और जनसंचार हो जाएगा कि समाजीकरण की जो है द्वितीय संस्था है। समाजीकरण की द्वितीय संस्था कौन सी है? तो ये परिवार और जनसंचार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परिवार और जनसंचार। ठीक है, द्वितीय संस्था में कौन सा आता है? परिवार और जनसंचार। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन छठा में दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के स्तर, जीन पियाजे के अनुसार जो है, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू होता है। ए में दिया गया कि औपचारिक सक्रियात्मक, बी संवेदी गामक, और सी यानी तीसरा में दिया गया कि मूर्त सक्रियात्मक, और चौथा में दिया गया पूर्व सक्रियात्मक। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औपचारिक सक्रियात्मक में जो है का परिकल्पना करना शुरू कर देता है, यानी परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्कना यानी तार्किकता विकसित कर लेता है। तो ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 में दिया गया जीन पियाजे के अनुसार 4 तत्व विकसित, यानी 4 तत्व विकास को प्रभावित करता है। कौन कौन सा जो है विकास को प्रभावित करता है? ए में दिया है परिपक्वता या क्रियात्मक, सामाजिक और अनुभव संतुलीकरण, और दूसरा में दिया संगठन संतुलीकरण, अनुकूलन और सांस्कृतिक उपकरण, और चौथा में यानी तीसरा में दिया गया संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सहपाठी शिक्षण, और चौथा में दिया गया कि सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन, मनाही, प्रस्तुतिकरण और निवारण। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला जो है, ये जो है प्रभावित करता, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेवैत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, लेवैत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र का क्या कहलाता है? ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, निकटस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, निकटस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 9 में दिया गया है कि लेवैत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार है क्या है? भाषा है, या संतुलीकरण, या अनुकूलन, या संगठन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संतुलीकरण। क्या हो जाएगा? संतुलीकरण, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 10 में दिया गया है कि कैरोल गिल्लिगन के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? ए में दिया गया है कि यानी पहला में दिया गया यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। दूसरा में दिया गया कि यह सिद्धांत बच्चों पर किए गए शोध पर आधारित नहीं है। तीसरा में दिया गया कि यह सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत यानी नैतिक विकास के स्पष्ट सोपान प्रस्तुत नहीं करता है। और चौथा में दिया गया है कि यह सिद्धांत बच्चों की संज्ञानात्मक विषय यानी योग्यताओं के संबंध में स्थापित नहीं है। ठीक है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह नारीवाद परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, इसकी आलोचना किया था, किसने किया था? तो कैरोल गिल्लिगन ने जो है इसका आलोचना किया था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का जो है आलोचना किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 में दिया गया कि निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग्य प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? ए स्थानिक, बी अंतर्वैयक्तिक, सी प्रकृतिवादी, और डी में यानी चौथा में दिया गया है कि द्रव्यजन्य बुद्धि। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक से ये विकसित है। ठीक है, विकसित करना चाहती है। इसके बाद 12 में दिया गया है, 12 में क्या दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने करने के लिए
ठीक है। एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला दिया गया विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादिता के साथ रहने देना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया गया कि ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि जो विद्यार्थी रूढ़िवादिता को व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके अंक कम कर देना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा जो है इसमें वो सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा यानी ऐसे विविध उदाहरण साझा करने से जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे, ठीक है, यानी खत्म करे, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 12 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया है, 13 में दिया गया है एक सेकेंड। 13 में दिया गया कि हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। कक्ष में इस प्रकार का आचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है समूह उत्तरदायी है, ठीक है। यह में दिया गया कि हाशिए, ठीक है, ये में दिया गया कि हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वाग्रहित होते हैं, ठीक है। दूसरा में दिया गया कि सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशील का अभाव है, ठीक है। और तीसरा में क्या दिया गया है कि हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों की शिक्षा को अधिकार अधिनियमित 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या पहला सही है या दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा, या सिर्फ पहला सही है, या सिर्फ दूसरा सही है, या सिर्फ तीसरा सही है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों का आकलन पर अभिरूप डैश से डैश होना चाहिए, योगात्मक से निर्माणात्मक होना चाहिए, निर्माणात्मक से योगात्मक, अधिगम से रटाकर याद करना, ये तो नहीं होना चाहिए, लचीले उपागम और कठोर मानकीकृत, ठीक है, मानकीकृत, ये भी नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, योगात्मक से निगनात्मक तक होना चाहिए, योगात्मक से निगात्मक तक होना चाहिए, ठीक है, निगात्मक तक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में मदद करते हैं? ए में दिया गया कि बहुविकल्प आधारित प्रश्नोत्तरी, बी में दिया गया है कि परिभाषा के लिए एक शब्दीय स्थान वाले प्रश्न, तीसरा में दिया गया संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न, और चौथा में दिया गया है कि प्रत्यास्मरण आधारित लघु प्रश्न। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, यानी संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 16 में दिया गया है कि जो विद्यार्थी जिन्हें पठन वैफल्य है, यानी पढ़ने में दिक्कत आती है, उनके लिए सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए, ठीक है, किसे वर्जित करना चाहिए? पहला में दिया गया है कि बहुसंवेदी शिक्षण शास्त्रीय का उपागम, ठीक है, मानकीकृत आकलन, सी, यानी तीसरा में दिया गया कि व्यक्तिक लक्ष्य समुच्चय, और चौथा में दिया लचीला पाठ्यक्रम। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मानकीकृत इससे वंचित करना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए सर, ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ समावेशन को
बढ़ावा देती है। ए में दिया गया कि बाधा मुक्त पहुंच। बी में यानी दूसरा में दिया गया है कि सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपकरण आधारित उपयुक्त उपकरण। तीसरा में दिया गया कि सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा। ठीक है। और चौथा में दिया गया कि समरूप और रचनाबद्ध पाठचर्या और आकलन के तरीके। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अभिसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नवोत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से, अधिगम विकार से, स्वालीनता से, या अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता ADHD से। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है। यानी अभिसारी चिंतन हो गया, विचारों में मौलिकता और नवो उत्पादन जैसी जो विशिष्टता जो होती है वो किससे? सृजनात्मकता से होती है। ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 में दिया गया है कि समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? समता पर, पृथक्करण पर, समानता पर और लेबलिंग पर। तो ये समानता पर बल देती है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? तो समानता पर, सभी को एक जैसे देखना, यानी एक जैसे समझाना, बताना। ठीक है, या पढ़ाना। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 में दिया गया कि निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी? ए में दिया गया कि हस्तलिखित नोट्स। बी में चित्र और आरेखन। ठीक है। जो देख नहीं सकता, दृष्टि बाधिता यानी दृश्य बाधिता है। ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए? हस्तलिखित नोट होना चाहिए, या चित्र आरेख होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए। मानचित्र और ग्लोब, ये भी नहीं होना चाहिए। तो टेप, ऑडियो टेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑडियो टेप से ये पढ़ सकता है, ये मददगार उनके लिए होगा। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है। इसके बाद 21 में दिया गया है, 21 में दिया गया है क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है? ठीक है। जो नहीं है उसको चुनना है। पहला दिया गया अधिगमकर्ताओं को विविध स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करना। बी में यानी दूसरा में दिया गया कि अधिगमकर्ताओं के सवाल पूछे जाने की तरीका करना, तारीफ करना। और 22 में दिया गया है 21 के तीसरा में दिया गया है, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कि सभी अधिगमकर्ताओं को जो है यानी स्टूडेंट को जवाब देने के एक जैसे तरीके का अनुसरण करना उकसाना है। ठीक है। और चौथा में दिया गया है जो सामूहिक चर्चा के अवसर प्रदान करना। ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद 22 में दिया गया है कि निम्न में से विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के कौन सा बाधक है? ठीक है। ए में दिया प्रकारात्मक स्थिरता, बी में सादृश्यता का प्रयोग, तीसरा में दिया गया है कि कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना, और चौथा में दिया गया कि साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 23 में दिया गया है कि अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेगा? ठीक है। दुश्चिंता का, या ऊब का, या कुंठा का, या शर्म का। ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी कुंठा का जो है आभास करेगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कुंठा का आभास करेगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 24 में दिया है कथन ए में और 8 जो है तर्क है। ठीक है। एक अध्यापक अपने बच्चों की विभिन्न
परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। ठीक है। और दूसरा यानी कारण में दिया गया है, यानी तर्क में दिया गया है कि बच्चे उन पर कारण परिणाम व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25 में दिया गया है। 25 में दिया गया है कि कथन 1 में दिया गया है कि एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों की बोधनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दे। और तर्क में दिया गया कि जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूकता हो जाते हैं तब वो अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। तो कह रहा है कौन सा सही विकल्प को चयन करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यानी दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। दोनों सही है और आर जो है क्या करता है? ए की व्याख्या करता है। ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 में दिया गया है। 26 में दिया गया कि विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक तत्पर और अभिप्रेरित होती है जब अध्यापक उन पर परीक्षण में अच्छा करने का तनाव और दबाव पैदा करता नहीं। दूसरा सफलता और पुरस्कार, असफलता पर दंड। ठीक है। सफलता पर पुरस्कार और असफलता पर दंड। और तीसरा दिया गया अधिगम क्रिया की पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखे। और चौथा दिया गया अधिगमकर्ताओं को संलग्न करे और अधिगम यानी अध्ययन उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाए। ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है। ऑप्शन दूसरा जो है ये पूरा सटीक आंसर है। इसके बाद 27 में दिया गया कि किसी नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए में दिया गया है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, नहीं अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा दिया गया कि नई जानकारी के विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए। और तीसरा दिया गया विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, भी नहीं। इसके बाद चौथा दिया गया कि जानकारी असंबंधित खंडों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 27 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है? बहुनिर्वचन यानी निर्वचन। और दूसरा में दिया गया कि सहयोग अधिगम। तीसरा में दिया गया है कि व्यक्तिगत गति के आधार पर अधिगम। और चौथा दिया गया कि कंठस्थीकरण और शब्द स्मरण। ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी कंठस्थीकरण यानी कंठस्थ यानी याद करने। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रट्टा मारने वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 29 में दिया गया निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? ए में दिया गया कि स्व निर्देशित, बी में दिया गया अध्यापक निर्देशित, सी यानी तीसरा में दिया गया कि अभिभावक निर्देशित और डी में दिया गया कि सहपाठी निर्देशित। ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी स्वनिर्देशित जो है आंतरिक अभिप्रेरणा देती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 में दिया गया है 30 में दिया गया कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण है। ठीक है। ए में दिया गया अप्रासंगिक है, बी में यानी दूसरा दिया गया है कि केवल विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक है, तीसरा दिया गया केवल अध्यापकों के लिए प्रासंगिक है, और चौथा दिया गया कि विद्यार्थी और अध्यापकों दोनों के लिए क्या है? प्रासंगिक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, CDP का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छे से देखते हैं और पूरा वीडियो करते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक का जो पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं, PYQ पूरा कर लेते हैं, PYQ कर लेते हैं, तो आप लोगों को जो इसमें 25+ क्वेश्चन जो है
बन जाने का चांस रहता है। ठीक है दोस्तों, इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो जो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, इस चैनल पर डेली जो है एक CDP और SST का जो है क्लास करवाया जाए, यानी PYQ करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।